एमका के बाद अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को भी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंदर डेवलप करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और नेवल गन्स को डेवलप करने के लिए मेक वन कैटेगरी को सिलेक्ट क्यों किया गया है? क्या रशियन ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड में अभी भारत को हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और अंत में लद्दाख में पिछले 2 सालों से भारत और चाइना एक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट पॉइंट पर किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं? ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। अभी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया था कि जिस तरीके से अभी एमका फाइटर जेट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कैटेगरी के अंदर डेवलप करने का प्लान किया गया है, ठीक वैसे ही इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH प्रोग्राम और साथ ही हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोजेक्ट को भी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंदर ही बनाने का फैसला किया गया है। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन सिंपल भाषा में कहे तो ये कंसोर्टियम की तरह होने वाला है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज के साथ अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और वो साथ मिलकर इनको डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। लेकिन ये फुली एक गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो शेयर होने वाला है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें जो फंडिंग की जाएगी उसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से पहले 90% फंडिंग की जाएगी और उसके बाद जो प्रोडक्शन लाइन को या प्रोडक्शन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा फंड किया जाएगा। अभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करें तो HAL की तरफ से अभी पहले ही IMRH प्रोग्राम को लगभग 2024 तक ही तैयार करने का प्लान किया गया, जिसके बाद 2025 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद 2028 तक इसकी सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का एम रखा गया है। ये एक 13 टन क्लास के हेलीकॉप्टर होने वाली, जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा और इसको आगे चल के हमारे MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अगर पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो हमारी तीनों सर्विस में आगे चल के कम से कम 400 MI-17 हेलीकॉप्टर कैटेगरी की हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जिनको आगे चल के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पूरा कर सकता है। इसमें HAL की तरफ से अभी 2 डिफरेंट इंजन ऑप्शन को भी ऑफर किया जाने वाला है। साथ ही अभी HAL की तरफ से एक इंडिजिनस इंजन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ AD और DRDO की तरफ से अभी एक हेल कैटेगरी यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी पहली प्रोटोटाइप को असेंबल करने के लिए पिछले साल एक टेंडर को फ्लोट किया गया था। और इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक प्रोपेलर ड्रिवन हेल कैटेगरी की यूएवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ HAL की तरफ से अभी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जॉइंटली एक टर्बोफैन बेस्ड यूएवी को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट नेवल इंजन्स को लेकर है। अभी तक आप सबको समझ आ गया होगा, भारत के लगभग 30 से ज्यादा मेजर वॉरशिप्स में अभी यूक्रेनियन ओरिजिन गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और अभी यूक्रेन में जैसे हालात हैं इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से आगे चल के फ्यूचर वॉरशिप्स में यूक्रेन ओरिजिन इंजन इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। इसकी अल्टरनेटिव के तौर पर हम US या यूरोपियन ओरिजिन गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल या मरीन प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई के बाद भारत को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होना क्यों जरूरी बात पता लग चुका है। इसी वजह से अभी गवर्नमेंट की तरफ से मरीन प्रोपल्शन सिस्टम को भी डेवलप करने का फैसला किया गया और इस बार हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेफर करने वाले। वैसे पहले भी नेवी की तरफ से हिंट दिया गया था कि फ्यूचर वॉरशिप्स में नेवी की तरफ से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को ज्यादा इस्तेमाल करने पर प्रेफरेंस दी जाएगी और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मेक वन कैटेगरी के अंदर इंडिजिनस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कहा गया, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियली 90% फंडिंग की जाएगी। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम
कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि इसमें कम फ्यूल को खर्च करना पड़ता है और साथ ही इसके मेंटेनेंस भी काफ़ी हद तक कम होता है। लेकिन जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी होने वाली है और इसको मास स्केल में अडॉप्ट करना और इनके इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होने वाली है वो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, यानी कि इनिशियली इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन बाद में इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाए या सर्विस कॉस्ट हो जाए ये वर्तमान की कन्वेंशनल इंजन के मुकाबले कम रहने वाला है। साथ ही कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम के मुकाबले इनकी जो एफिशिएंसी होने वाली है वो थोड़ा कम होने वाला है, जिस वजह से ये एक इशू को क्रिएट कर सकता है और सेम आउटपुट के लिए हमें एक बिगर साइज की इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने फ्यूचर वॉरशिप्स के लिए 127 mm की मेन गन को भी डेवलप करने का फैसला किया गया है और ये गन लगभग 36 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर पाएंगे। अभी हमारे सभी एग्जिस्टिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन वॉरशिप्स में 76 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बाद में इनको 127 mm की इंडिजिनस नेवल गन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और मेरे हिसाब से ये जो बड़े वॉरशिप्स होंगे उसके अंदर 76 mm के बदले 127 mm की गन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि भारत और रशिया के बीच अभी सिर्फ डिफेंस रिलेशन ही नहीं बल्कि भारत और रशिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में भारत अकेला ऐसा देश है जो कि रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भले ही चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है लेकिन सैंक्शंस की डर से कई चाइनीज बैंक अभी रशिया के साथ अपनी सभी बिजनेस रिलेशंस को बंद कर चुके हैं। पर अभी तक भारत कोई भी सैंक्शन की डर से रशिया के साथ अपनी रिलेशन में बदलाव नहीं कर रहा या फिर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है और पहले रशिया के साथ भारत के जैसे रिलेशन थे आज भी वैसे रिलेशन है और चाहे कोई सैंक्शन लगे या ना लगे भारत और रशिया के बीच जो भी डिफेंस या डिप्लोमेटिक रिलेशन थे ये वैसे की वैसे रहने वाले हैं। अभी 1-2 साल पहले भारत और रशिया के बीच एक नई सी रूट को भी ओपन करने का फैसला किया गया था, जिसमें भारत की पोर्ट से रशिया के आर्कटिक रीजन को जोड़ने का प्लान किया गया था और इसके बाद भारत आर्कटिक रीजन में जाके ऑयल और नेचुरल गैस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, जिससे आगे चल के भारत और रशिया दोनों को फायदा होने वाले थे। यानी कि हमको ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो कम कीमत पर मिलने वाले थे और साथ ही इससे रशिया को भी इकोनॉमिकली फायदा होने वाला था। अभी रशिया की तरफ से भारत से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भारत रशिया में अभी ऑयल और नेचुरल गैस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि सैंक्शन लगने की वजह से रशिया की इकोनॉमी अभी काफ़ी हद तक खराब हो चुका है और अभी रशिया को पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से वो भारत से एक तरीके से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे तरफ इससे भारत को भी फायदा हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो अभी भी रशियन ऑयल और नेचुरल गैस के फील्ड में कई इंडियन कंपनी भी एक्टिव हैं जो कि रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे चल के इसको और ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करने के लिए रशिया की तरफ से भारत को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी यूएस और यूके की तरफ से भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद किया जा रहा है और देखा जाए पूरे दुनिया भर में क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने के नंबर में रशिया 2 नंबर पे है, जिससे साफ होता है कि अगर यूएस और यूके जैसे देश अभी रशिया से ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका काफी ज्यादा असर जो है ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ने वाला है और साथ ही इसका असर रशियन इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ने वाला है और इसी वजह से रशिया की तरफ से भी भारत को उनकी ऑयल और नेचुरल गैस की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं और इसके अलावा रशिया अभी भारत के साथ अपनी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट इंडिजिनस वेपन्स को लेके। अभी पहले और दूसरे अपडेट में हम डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किए गए कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंदर डेवलप करने का प्लान किया गया था और इसके बाद नेवल प्रोपल्शन सिस्टम और नेवल गन्स को भी डेवलप करने का फैसला किया गया है। इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कई और डिफेंस प्रोजेक्ट को भी इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए कहा गया और अभी टोटल 18 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था और इन 18 में से 14 प्रोजेक्ट को मेक 1 कैटेगरी के अंदर डेवलप करने की बात की गई है, जिनको प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा जॉइंटली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको फुल सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि लगभग 90% फंडिंग की जाएगी। इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल को छोड़ के लाइट टैंक्स, शिप बेस्ड ड्रोन्स यानी कि शिप से लॉन्च और रिकवर करने वाले ड्रोन्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एआई बेस्ड लैंड बेस्ड रोबोट्स के साथ साथ स्टैंड अप शिप बेस्ड जैमर्स को भी डेवलप करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही पहले और दूसरे अपडेट में हमने जो भी इक्विपमेंट के बारे में डिस्कशन किया था उन सभी को भी इसी के अंदर ही डेवलप करने के लिए अप्रूवल दिया गया और टोटल 18 आइटम्स को भी इंडिजिनस तरीके से डेवलप करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से। कल भारत और चाइना के बीच लद्दाख में चल रही फेसअप को खत्म करने के लिए
15th राउंड की बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया गया था और इस मीटिंग को चुशुल के पास अरेंज किया गया था और ये लगभग 13 घंटे तक चला था। कल इसको लेके चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था जिसमें चाइना की तरफ से बताया गया था कि वो अभी भारत के साथ एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अभी चल रहे सभी फ्रिक्शन पॉइंट से तनाव को खत्म किया जा सकेगा। आज इसको लेके भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट को इशू किया गया जिसमें बताया गया कि अभी तक भारत और चाइना के बीच किए गए बॉर्डर मीटिंग की वजह से पांगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक में जो भी फ्रिक्शन पॉइंट चल रहे थे उन सभी को रिजॉल्व किया जा चुका है, लेकिन अभी भी हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर को लेके भारत और चाइना के बीच फेसअप चल रहा है जहां पर अभी तक कोई भी म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं निकला है। इसी बात को लेके अभी भारत और चाइना के बीच डिस्कशन चल रहा है। अब यहाँ पर एक सीधी सी बात करें तो अगर चाइना वाले इंडियन साइड में आके पीछे जाने के लिए राजी नहीं होंगे तो भारत कभी भी कोई रेजोल्यूशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि हम चाइनीज साइड में नहीं है, जबकि चाइना वाले हमारे साइड में आके इंडियन लैंड को अपना क्लेम कर रहे हैं। और अप्रैल 2020 से मार्च 2022 हो गया जिसमें आज तक भारत और चाइना के बीच सेम लोकेशन में तनाव को कम करने के लिए कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट को तलाश नहीं किया जा सका और तब तक चलने वाला है जब तक चाइना की तरफ से इंडियन साइड से पीछे जाने के लिए भारत के साथ सहमति जताया नहीं जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।